हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी पेन एनएसी में। तो ये देखिए क्लास 12 भूगोल का सेकंड बुक है जिसका नाम है भारत भूगोल। तो भारत भूगोल का ये चैप्टर फर्स्ट है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन पाठ का नाम है। तो इस पाठ से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं आपको मैं करा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैप वाला प्रश्न बताया था तो मिटाया नहीं, क्योंकि अभी इस पे और प्रश्न बताने हैं। तो साइड में मैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको लिखा हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दूसरा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं को आपको समझना अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला प्रश्न बनता है छोटा प्रश्न की जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं। ये देखिए जो चैप्टर है, अगर ये चीज थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो आपका जो फर्स्ट बुक है विश्व भूगोल उसी से संबंधित पूरा मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आपके भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा, विश्व के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो उसको इसी तरह लिखा रहेगा, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछेगा तो बताएगा कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या विवेचना कीजिए। आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमेशा बनकर आएगा। तो पहला कारक लिखेंगे आप जलवायु। जलवायु जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। देखिए जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है आपको अच्छा नंबर देगा। किताबी भाषा लिखेंगे तो आपको नंबर देगा, लेकिन एक नंबर जरूर काटेगा, आप विश्वास मानिए। तो जलवायु जो है पहला कारक है। तो भारत जलवायु जो होती है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे देख लीजिए आप अपने भारत में देख लीजिए विभिन्न राज्यों की जलवायु जो है आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में कम जनसंख्या है, उसी प्रकार राजस्थान की जलवायु अलग है। तो आपको अगर मैं कहूं कि आप उत्तर प्रदेश का ऑप्शन मैं दूं कि उत्तर प्रदेश में आप रहना चाहेंगे कि राजस्थान में रहना चाहेंगे, तो आप सभी लोग कहोगे कि मैं राजस्थान में न रहकर उत्तर प्रदेश में रहना चाहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो आपके रहने के लिए अनुकूल है, और जो राजस्थान की जलवायु है वहाँ पर भीषण क्या गर्मी पड़ती है, दिन में, रात में आपको ठंडक भी महसूस होगा। और जो राजस्थान है वो आपका बलुई प्रदेशी क्षेत्र है, वहाँ पर आप कृषि कार्य भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश है वह कृषि कार्य के लिए एकदम अनुकूल है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दक्षिण भारत में रहना चाहेंगे कि उत्तर भारत में रहना चाहेंगे, तो भी आपका क्या कहना होगा कि मैं उत्तर भारत में रहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत है वह लगभग पूरा आपका देखेंगे तो पठारी क्षेत्र ही आते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत है वो लगभग मैदानी क्षेत्रों में उसकी गिनती की जाती है। तो पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में कौन नहीं रहना चाहेगा? हमेशा हर कोई वरीयता किसको देगा? मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर वह उसको क्या वो सभी कार्य कर सकता है जिसे वह कर कर अपनी आजीविका को निर्वहन कर सके। अब देखिए पहला तो हो गया जलवायु, दूसरा हो गया अगर जलवायु में और आप लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं। आप ठंडी से रिलेटेड लिख लीजिए, गर्मी से रिलेटेड लिख लीजिए, मौसम परिवर्तन से लिख दीजिए। अगर लिखना चाहें तो बहुत हो जाएगा। अगर मेरा बात मानिए, अगर जलवायु हेडिंग डालिएगा तो उसमें 5 या 6 लाइन तक लिखिएगा। फिर क्योंकि इसमें देखिए 5 कारक होते हैं, अगर 5-5 लाइन आप पाँचों कारक में लिखेंगे तो आपका प्रश्न 1.5 पन्ने का बन जाता है, जो कि एक काफी एग्जामिनर को चेक करने के लिए अगर 1.5 पन्ने में आपका उत्तर है दीर्घ उत्तरी का तो बहुत सही माना जाता है, वो आपको पूरा नंबर देगा। ज़्यादा फालतू लिखने से कुछ नहीं होगा। दूसरा है आपका धरातली स्वरूप। तो धरातली स्वरूप भी क्या होता है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। कैसे? अब देखिए उदाहरण मैं आपको दे दूं कि अगर मैं बोलूं कि आप पहाड़ी क्षेत्रों पे रहना चाहते हैं कि मैदानी क्षेत्र में, देखिए एग्जाम्पल से जब आप लिखकर समझाते हैं तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। अगर आप किताबी भाषा रट के गए हैं तो आपको 100% है, उसमें से आप कुछ भूल भी जाएंगे और आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो धरातली स्वरूप भी क्या होता है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए क्या होता है कि वहाँ अगर पहाड़ी क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं और जो मैदानी क्षेत्रों पर रहते हैं उनमें बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करना थोड़ा कठिन होता है, वहीं पर मैदानी क्षेत्रों में क्या जीवन निर्वाह करना बहुत ही सरल होता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर आप कल कारखाने आसानी से नहीं स्थापित कर सकते हैं, जो वहीं पर आप मैदानी क्षेत्र को देखिएगा तो आप आसानी से कल कारखाने स्थापित कर कर आप अपनी जीविका का निर्वहन कर सकते हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों पर भी क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट को जाने आने में असुविधा होगी, क्योंकि पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आसानी से नहीं जा सकते। आप लोग देखे होंगे जम्मू कश्मीर का इलाका, आप देखे होंगे यहाँ का उत्तराखंड के साइड में, तो बहुत ही विषम परिस्थितियां होती हैं। धरातली स्वरूप पठार से जोड़कर आप देख लीजिए, और आपका धरातली स्वरूप ऊंचा नीचा से जोड़कर देख लीजिए। तो क्या आप ऐसे प्रदेशों में रहना चाहेंगे जहां का स्वरूप ऐसा मतलब उबड़ खाबड़ हो? आप ऐसे प्रदेशों में नहीं रहना चाहेंगे। क्या आप पठारी क्षेत्रों पर रहना चाहेंगे? क्या आप बलुई क्षेत्रों पर रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। तो आप ऐसे क्षेत्रों पर रहना चाहेंगे जो क्या हो, आपके रहने के लिए समतल मैदान हो, जिससे आप अपनी जीविका को आसानी से निर्वहन कर सके। तीसरा है आपका नगरीकरण। तो नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि नगरों में वो सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं जो आपको आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य की सुविधा हो, स्वास्थ्य चिकित्सा एक ही बात हो जाएगा। इसके बाद आपकी शिक्षा की सुविधा हो, आपके कमाई की सुविधा हो, आपको रोजगार की सुविधा हो, आपके घूमने टहलने पर्यटन की सुविधा हो, सारी सुविधाएं नगरों में क्या मौजूद हो जाती हैं। तो क्या करते हैं, गांव से लोग इन सभी सुविधाओं को पाने के लिए गांव से आप नगर में आ जाते हैं। तो नगरीकरण भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। फिर इसके बाद कृषि योग्य भूमि। तो कृषि योग्य भूमि जो होता है जनसंख्या वितरण को यह भी प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। अभी आप देखिए राजस्थान में, अगर मैं बोलूं कि आप राजस्थान में कृषि करना चाहेंगे कि या उत्तर प्रदेश में कृषि करना चाहेंगे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश लगभग मैदानी क्षेत्रों में गिनती की जाती है, तो आप कहोगे कि मैं उत्तर प्रदेश में ही कृषि करना चाहूँगा। अगर मैं बोलूँ नहीं आप यहाँ पर चले जाइए मध्य प्रदेश में कृषि कार्य करिए, तो भी आप कहोगे नहीं उत्तर प्रदेश ही हमें अच्छा अनुकूल होगा, क्योंकि जो आपका दक्षिण भारत है वो लगभग पठारी क्षेत्रों में ही उसकी गिनती की जाती है। तो कृषि योग्य भूमि, अगर और उदाहरण से आपको समझाऊं कि आप देखिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और आपका ये जो होता है अवसादी मिट्टी, तो अवसादी मिट्टी जो होती है वो कृषि कार्य के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। वहीं पर बलुई मिट्टी जो होती है वह कृषि कार्य के लिए उतना अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको अत्यधिक जल की सुविधा भी आपको देनी होगी कृषि कार्य के लिए। तो आप ऐसे क्षेत्रों पर कृषि करना चाहेंगे जहाँ पर क्या आप फसल को आसानी से उगा सकें, जहाँ पर आपको कम लागत हो। तो इसीलिए कृषि योग्य भूमि भी क्या होती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। पांचवा है आपका सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक देखिए क्या चीज होती है। सामाजिक कारक में आप क्या लिखेंगे, ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। आप ऐसे क्षेत्रों पर नहीं रहना चाहेंगे जहां पर क्या आप जिस धर्म से हैं उस धर्म, जैसे आप मान लीजिए हिंदू धर्म से हैं और आप मुस्लिम धर्म के क्षेत्रों पर रह रहे हैं, तो मुस्लिम धर्म का रिवाज अलग है, हिंदू धर्म का रीति रिवाज अलग है, तो वहाँ के क्षेत्रों से आप प्रभावित होंगे। आप वो सभी चीज़ें देखकर आपके अंदर थोड़ा घृणा उत्पन्न होगी, वहाँ पर आपको प्रताड़ित भी किया जा सकता है। तो इसीलिए सामाजिक कारक भी क्या होते हैं, जनसंख्या वितरण में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या आप ऐसे क्षेत्रों पर रहना चाहेंगे जहां पर हमेशा मारपीट होता हो, जहां पर क्या उपद्रवी आते हो, बवाल होता हो, तो आप ऐसे क्षेत्रों पर नहीं रहना चाहेंगे। आप हिंदू धर्म से हैं, आपको पूजा पाठ करने से वहां पर रोका जा रहा हो, आप कहीं पर जा रहे हो आपको प्रताड़ित किए जा रहे हो, तो क्या आप ऐसे क्षेत्रों पर रहना चाहेंगे? आप ऐसे क्षेत्रों पर बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। तो सामाजिक कारक भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ से आप दूसरे जगह पर चले जाएंगे, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपको स्वतंत्रता दी जाती हो, आपकी खुली अभिव्यक्ति हो, आप अपना जीवन खुलकर आज़ादी से व्यतीत कर सकें। तो देखिए, अगर देखिए जिन लोगों को ये चीज़ें ना मतलब क्लियर हो पा रही हों, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एकलव्य स्टडी पॉइंट का आप लोग नाम सुने होंगे। तो एकलव्य स्टडी पॉइंट से जिन लोगों को समझ में आता हो भूगोल, वहाँ पर आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। कोई ये बाध्यता नहीं रहती है कि आप हम ही से पढ़िए। तो जिन लोगों को जिससे समझ में आए, वैसे मैं बता दूं, जब मैं इंटर में था तो मैं भी वहीं से हेल्प लिया करता था, एकलव्य स्टडी पॉइंट से। तो आप लोग भी अगर वहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वही वीडियो पढ़िएगा जो पुराने वीडियो हैं। तो पुराने वीडियो में क्या है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जो कि एकदम पुराने, जो इसमें नए पढ़ा रहे हैं उसकी तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अब मैं नहीं देखता। तो आपको मैं वो सभी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपके जो क्लास 12 का सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि पुराने वीडियो में सभी कुछ पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं क्या है, निम्नलिखित हैं। 4 अवस्थाएं हैं।
पहली, लेकिन वहाँ पर आपको देखिए इस तरह से सुनने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर सर जो हैं आपको कॉपी पर इस तरह से बताते हुए चलते हैं, तो वहाँ पर पूरा आंसर लिखा रहता है, जिससे कभी कभार मैं भी आपको बताता हूँ। तो 1901 में और 1921 की ये जनसंख्या वृद्धि की प्रथम अवस्था थी। 1901 से 1921, 1901 से लेकर 1911, इसी में दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा 1901 से 1921 के बीच में। तो पहले 1901 से 1911 की बात करते हैं। 1901 से 1911 में जो क्या था कि यहाँ पर स्वास्थ्य का न विकास था न शिक्षा का विकास था। लोग के अधिकतर क्या लोग थे, अनपढ़ थे। तो उनमें क्या थी, जागरूकता नहीं थी। कोई बीमार होता था तो उसके लिए जब दवा ही नहीं मिलेगी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरी बात रही कि शिक्षा और जागरूकता की, जब उनको मालूम ही नहीं है कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं या कैसे बच्चे रोके जा सकते हैं पैदा करने से, तो देखिए, और आपके इसमें मनोरंजन का भी विकास नहीं था। तो लोग क्या करते थे, आपस में ही क्या वो सब करते थे, समझाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद देखिए क्या होता था, इस अवस्था में लोगों में जब जागरूकता नहीं थी तो लोगों के पास समझ भी नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, जनसंख्या तीव्र गति से मरती भी थी और तीव्र गति से बढ़ती थी। इसका सबसे प्रमुख कारण एक और भी आता है कि बाल विवाह। जब छोटा ही बालक था कि 4-5 साल बच्चे का पैदा ही हुआ है, तभी उसका शादी लोग कर देते थे। जब शादी कर लेते थे तो जब वो 15 साल 16 साल का होता था, घर में भी आ जाती थी और अत्यधिक समय मिल जाता था। तो इससे भी क्या होता था, जनसंख्या बढ़ जाती थी। लेकिन 1911 से 1921 के बीच में अल्प शिक्षा का विकास हुआ, थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आई और थोड़ा सा ही क्या, चिकित्सा का भी विकास हुआ। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा विकास हुआ। तो इसमें जनसंख्या जो थी वह तीव्र गति से जो बढ़ रही थी, हल्का सा धीमा हुआ, तब पर भी इसको आप धीमा नहीं कर सकते आप। इसमें तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई और तीव्र गति से ही क्या, मृत्यु दर भी हुई। दूसरी अवस्था जो थी 1921 से 1951 की अवस्था, इसमें आपकी शिक्षा और चिकित्सा का विकास हुआ, लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आया। तो इसमें भी क्या, जनसंख्या आपकी जो मृत्यु दर था वो भी बढ़ रहा था और जो आपकी जनसंख्या की जन्म दर थी वो भी आपकी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों में न स्वास्थ्य का विकास था, न शिक्षा, न चिकित्सा, न जन जागरूकता का विकास था। इसमें भी क्या होता था, 1921 से 1951 तक, 1952 में आपका विवाह से संबंधित नियम आया था जो पारित किया गया था। तो 1921 से 1951 के बीच में भी क्या, यही अवस्था, न स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और आपका बाल विवाह जो था सबसे प्रमुख कारण बन रहा था जनसंख्या को बढ़ाने में। इसके बाद देखिए तीसरी अवस्था जो है 1951 से 1981 के बीच में, ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। इसमें देखिए अब आप कितना स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आज तक भी देखिए लोगों के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से चिकित्सा कराएंगे। लोग क्या होते थे, मारे जाते थे। अभी भी आप देखेंगे तो लोगों में बहुत ही कम जन जागरूकता है इसको लेकर। अभी भी क्या, अगर लड़की पैदा हो रही है, जब तक लड़का नहीं पैदा हो जाएगा तब तक लड़के की चिंता में क्या पैदा करते रहते हैं, चाहे 6 पैदा हो जाए चाहे 8 पैदा हो जाए। आप लोग अपने आस पड़ोस में देखे होंगे। तो अभी भी इस अवस्था में वही चीज़ मानसिकता रहती थी कि लड़का रहेगा तो हमारी देख रेख करेगा। मान लीजिए पहले लड़की पैदा हुई, दूसरा भी लड़की पैदा हुई, तीसरा, चौथा, तो जब तक लड़का नहीं पैदा हो जाता है तब तक लोग क्या करते हैं, उस काम को अंजाम देते रहते हैं। तो इस 1951 से 1981 के बीच में क्या हुआ था, आपको देश आज़ाद भी हुआ था 1947 में। तो इसमें क्या हुआ कि दूसरे देश के जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस देश से भी लोग क्या है, भारत में रहने लगे। एक तो खुद भारत में जन जागरूकता है ही नहीं, लोगों में क्या, न शिक्षा का विकास था, न स्वास्थ्य का विकास था, जन्म दर भी बढ़ रही थी, मृत्यु दर भी बढ़ रही है, ऊपर से दूसरे देश के लोग भी आ गए। तो क्या हुई, जनसंख्या और बढ़ गई। तो उसी का नाम दे दिया गया जनसंख्या विस्फोट। किस अवस्था, 1951 से 1981 की अवस्था में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। फिर आता है चौथा आपका 1981 से 2011। तो 1981 से 2011 तक क्या हुआ कि इसमें 1981 से स्वास्थ्य का भी विकास हुआ था, शिक्षा का भी विकास हुआ था, लोगों में जन जागरूकता भी आई थी। उतना नहीं आ पाई थी लेकिन अत्यधिक मात्रा में आ गई थी। तो जिससे क्या होता था, और एक सबसे प्लस पॉइंट था, बाल विवाह कानून बना दिया गया, बाल विवाह को रोक दिया गया था। तो जिससे लोगों में कम समय मिलता था बच्चे अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए। तो अधिकतर 3 या 4 या 5 आप देख सकते हैं।
तो भी आप अगर बहुत ही निचले स्तर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर अब पर भी आपको 6-7 बच्चे एक व्यक्ति के मिलते ही हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जन जागरूकता में विकास हुआ, शिक्षा का भी विकास हुआ, बाल विवाह को रोका गया। तो इसमें जन्म दर जो मृत्यु दर थी वो घटी और मृत्यु दर भी क्या, आपको ये चीज़ अगर आप देखेंगे कि जन्म दर घटी और मृत्यु दर घटी, तो अगर आप 2000 से 2011 तक देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगी 1951-81 में भी मृत्यु दर आपकी तेजी से थी। तो इसमें क्या हुआ, जन्म दर और पूरी की अगर बात करेंगे 1981 से 2011, तो जन्म दर आपकी क्या है, घटी है और मृत्यु दर भी थोड़ी घटी हुई है। तो इस अवस्था में उतनी नहीं घटी है, तब पर भी मंद गति से वृद्धि है। तो इस अवस्था में दो चीज़ थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा का विकास हो गया था, जन जागरूकता उत्पन्न हो गया था लोगों में, बाल विवाह को भी क्या किया गया था, रोक दिया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। अब इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जब कोई समझाता है तो दूसरे को आसानी से समझ में आ जाती है। सुनी हुई कहानी कभी जल्दी भूलती नहीं है, अगर आप उस पर ध्यान दें। इसके बाद इसमें और आप क्या चीज़ देख सकते हैं कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो जनसंख्या घनत्व तो है भारत की, वो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो 382 व्यक्ति क्या, प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। तो जितने से छोटे प्रश्न है उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छोटे प्रश्न बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लाइन का प्रश्न रहता है, उसको आपको जरूर याद करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।